यूरोपियन यूनियन और नेटो कीव में रूस के जिस हमले से भड़के हुए हैं उसका बहुत ही भयावह परिणाम आया है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक कीव दहन से भड़के ट्रंप ने यूक्रेन को रूस में लंबी दूरी के हमले की अनुमति दे दी है। इसी इजाजत के बाद यूक्रेन ने रूस के सैन्य और ऊर्जा ठिकानों को जलाने के लिए नया बारूदी अभियान लॉन्च कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स अब अपग्रेडेड नेपच्यून मिसाइलों और ड्रोन से धावा बोल रही है। युद्ध के मैदान में इस वक्त जिस तरह से वार पलटवार हो रहा है उससे एक बात साफ है कि हाल फिलहाल ये युद्ध रुकने वाला नहीं है। रूस की गैस पाइपलाइन ध्वस्त हो गई है। रूस के पावर ग्रिड तहस नहस हो रहे हैं। यूक्रेन ने इतना विध्वंसक हमला किया है कि रूस के 8 शहरों में विनाश की भयावह आग भड़क गई है। यह तबाही की वो आग है जिसमें रूस का एनर्जी सेक्टर जल रहा है। ऊर्जा ठिकानों पर हमलों की वजह से रूस की तेल उत्पादन क्षमता में भारी कमी आ गई है। अगस्त 2025 इस तारीख को रूस ने कीव पर अब तक का सबसे बड़ा आक्रमण कर दिया। रूस ने कीव में करीब 700 ड्रोन और मिसाइलों से तबाही मचाई। रूस के हमले के बाद यूक्रेन की राजधानी में आपातकाल लग गया। 29 अगस्त 2025 इस दिन यूक्रेन ने रूस से कीव में हमले का बदला लिया। शहर शहर रूस के एनर्जी सेक्टर पर सीरियल अटैक किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सेना ने कीव को जिस तरह जलाया उससे न सिर्फ यूरोप और नाटो के देश भड़क गए बल्कि ट्रंप क्रोध से भर गए। माना जा रहा है कि रूस के हमले से क्रोधित ट्रंप ने युद्ध को लेकर अपने नियम को बदल दिया। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को रूस में हमले की अनुमति दे दी। इसी के बाद यूक्रेन ने रूसी धरती पर ऑलराउंड अटैक करना शुरू कर दिया है। रूस के शहरों में ज़ेलेंस्की सेना ने विनाश की कैसी आग भड़काई है, इसकी गवाही रूस से आई तस्वीरें दे रही हैं। समारा रिफाइनरी की आग बुझी नहीं थी कि यूक्रेन ने फिर से हमला कर दिया। हमले के बाद रिफाइनरी में तेल उत्पादन पूरी तरह से ठप हो गया है। यूक्रेन ने क्रास्नोदर ऑयल रिफाइनरी पर फिर से हमला किया। तबाही की वजह से इस रिफाइनरी में भी उत्पादन ठप हो गया है। रूस के ओरियोल शहर में यूक्रेन ने 20 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। विस्फोट की वजह से कई इमारतें बर्बाद हो गई। रोस्टोव में यूक्रेन ने MiG-29 से गाइडेड बम बरसाकर रूस के कमांड पोस्ट को ध्वस्त कर दिया। कुर्स्क में यूक्रेन ने ड्रोन से धावा बोलकर रूस के रडार स्टेशन को मलबे में बदल दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया। रूस के 3 सैन्य ठिकाने समाप्त हो गए। माना जा रहा है कि यूक्रेन अब रूस में खुलकर इसलिए हमले कर रहा है क्योंकि अमेरिका ने उसे इस बात की छूट दे दी। ट्रंप ने सिर्फ छूट नहीं दी है बल्कि यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई भी बहाल कर दी है। अमेरिका ने हथियार देना शुरू किया तो नाटो और यूरोपियन यूनियन ने भी बारूद की सप्लाई तेज कर दी। यही वजह है कि यूक्रेन अब रूस में जबरदस्त तबाही मचाने में कामयाब हो रहा है।
तो ज़ेलेंस्की और उनकी सेना के हौसले इसलिए बुलंद हो गए हैं क्योंकि ट्रंप ने हथियारों की सप्लाई बहाल कर दी है। अमेरिका यूक्रेन को 3,350 इराम मिसाइलें देने जा रहा है। इन मिसाइलों की कीमत करीब 7,273 करोड़ रुपए। अमेरिका ने हथियार सप्लाई शुरू की तो नेटो ने भी यूक्रेन को हथियार देने का ऐलान कर दिया। आने वाले वक्त में नेटो यूक्रेन को 1,60,000 करोड़ रुपए के हथियार देगा। इस मामले में यूरोपियन यूनियन भी पीछे नहीं है। यूरोपियन यूनियन भी 41,150 करोड़ रुपए की सैन्य मदद देने जा रहा है। जर्मनी यूक्रेन को 4,408 करोड़ रुपए की बारूद सप्लाई करेगा, तो बेल्जियम यूक्रेन को 1,058 करोड़ रुपए का पैकेज देने जा रहा है। अमेरिका, नेटो और यूरोप का यही वो सैन्य समर्थन है जिसके दम पर ज़ेलेंस्की ने रूस की धरती पर एक बड़ी जंग छेड़ दी है। यूक्रेन रूस में सिर्फ बारूदी हमले ही नहीं कर रहा है बल्कि सेप्टाज अटैक को भी अंजाम दे रहा है। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने रूस में मौजूद अपने एजेंट्स को एक्टिव कर दिया। यूक्रेन के यही एजेंट अब रूसी सेना की सप्लाई लाइन को काटना चाहते हैं। यूक्रेन के जासूस अब रूस के रेलवे और पुलों को टारगेट कर रहे हैं। क्रीमिया के बाद अब यूक्रेनी एजेंट ने रूस के तवेर में बड़ी साजिश को अंजाम दे दिया। यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने तवेर रेलवे स्टेशन पर एक के बाद एक कई ब्लास्ट करवाए। हमले में रेलवे स्टेशन और ट्रैक तबाह हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के एजेंट ने रेलवे स्टेशन के फ्यूल टैंक के नीचे बारूद लगा दिया। जोरदार विस्फोट के बाद तेल की वजह से भयावह आग फैली जिसमें रेलवे स्टेशन भस्म हो गया। यूक्रेनी फोर्स ने अब रूसी सेना के हथियारों को भी तबाह करना शुरू कर दिया। पिछले 4 दिनों में रूस के 1 दर्जन से ज्यादा एयर डिफेंस जल चुके हैं। तो पिछले 4 दिनों से यूक्रेन ने रूस के कितने एयर डिफेंस सिस्टम को जलाया है, यूक्रेन के इस ऑपरेशन की वजह से रूस को कितने रुपए का नुकसान पहुंचा है, आइए हम आपको ये समझाते हैं। 17 एयर डिफेंस सिस्टम है जिनको जलाया है यूक्रेन ने, और रूस को अगर पैसे में कितना नुकसान हुआ ये देखें तो 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा। तो अब सवाल यही है कि यूक्रेन के इन हमलों का परिणाम क्या होगा? क्या इस साल युद्ध की आग शांत नहीं होने वाली है? अब हम आपको इससे जुड़ी रिपोर्ट दिखाते हैं। यूक्रेन और रूस जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त हमले कर रहे हैं उससे ट्रंप के शांति प्रयास पर पानी फिर गया। ट्रंप को भी यह एहसास हो गया है कि पुतिन और ज़ेलेंस्की को एक दूसरे की शर्तें मंजूर नहीं। ऐसे में युद्ध विराम दूर की कौड़ी नजर आ रही। यही वजह है कि ट्रंप ने अपनी युद्ध नीति बदल दी। ट्रंप ने न सिर्फ यूक्रेन को हमले की छूट दे दी है बल्कि हथियारों की सप्लाई भी तेज कर दी। अमेरिका के इस रुख से यूक्रेन और यूरोप के हौसले बुलंद हो गए। यही वजह है कि रूसी धरती पर जंग की भयावह आग नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो कीव पर रूसी बमबारी के बाद एक बार फिर युद्ध के समीकरण बदल चुके हैं। कीव संहार जैसी भयावह तस्वीरें यूक्रेन से आज तक सामने नहीं आई थी। रूस के हमले में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत और यूरोपियन यूनियन का सेंटर भी क्षतिग्रस्त हुआ है, जिसके बाद यूरोप और रूस के बीच जंग की आशंका और भड़क उठी है। ट्रंप भी रूस के हमले से खुश नहीं है। हालांकि ट्रंप का मानना है कि यूक्रेन की जिद के कारण युद्ध विराम नहीं हो रहा है, लेकिन अब नेटो और रूस के बीच सीधी जंग की प्रस्तावना तैयार हो चुकी है। कीव पर हमलों के साथ ही रूस ने नेटो देशों के करीब सामरिक गतिविधि बढ़ा दी है। देखिए कीव पर रूस के हमलों के परिणाम क्या क्या हो सकते हैं।
रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान कीव के अलग अलग इलाकों में मलबे का इतना ढेर अब से पहले कभी नहीं लगा। रूस के हमले में कीव के 23 लोग मारे गए। कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। कीव में 48 घंटे से राहत बचाव का काम जारी है। आग बुझ चुकी है, लेकिन धुआं उठ रहा है। ढहे मकानों में लोगों की तलाश का काम जारी है। कीव पर रूस ने 27 और 28 अगस्त की रात को भीषण हमले किए और इन हमलों से युद्ध के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं। यूके ने कहा है कि निर्दयी पुतिन को कीव पर हमले रोकने चाहिए। लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया में रूसी राजदूतों को तलब किया है। जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्च ने कहा है कि अब ज़ेलेंस्की पुतिन की मीटिंग नहीं हो सकती है। इसके साथ ही कहा कि रूस से यूरोप की रक्षा के लिए जर्मनी प्रतिबद्ध है। ट्रंप के प्रेस प्रवक्ता ने कहा है कि राष्ट्रपति रूस के हमलों से चकित नहीं, लेकिन नाखुश जरूर है। यूक्रेन ने कहा है कि रूस सामरिक ठिकानों पर नहीं बल्कि नागरिकों पर बारूद बरसा रहा है। कीव पर रूस के 600 ड्रोन और 31 मिसाइल हमलों से पूरा यूरोप गुस्से में है और अमेरिका भड़का हुआ है। लेकिन रूस का दावा है कि उसने नागरिक ठिकानों पर नहीं बल्कि सामरिक ठिकानों पर हमले किए और इसकी एक लंबी लिस्ट भी जारी की। रूस का दावा है कि उसका पहला टारगेट कीव में अर्टेम प्लांट बना है। यहां ड्रोन, R-73 मिसाइल और एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम के पुर्जे बनाए जाते थे। दूसरा टारगेट कीव रेडियो प्लांट बना है। यहां नए रडार बनाए जाते थे और रडार की मरम्मत की जाती थी। लेकिन यूरोप का दावा है कि रूस ने रिहायशी इलाकों में हमले किए हैं। रूस के हमलों से ब्रिटिश और यूरोपियन यूनियन के सांस्कृतिक और डिप्लोमेटिक मिशन भी प्रभावित हुए। तो रूस के हमले में कीव में ब्रिटिश काउंसिल की इमारत क्षतिग्रस्त हुई है। ब्रिटिश काउंसिल ने कहा है कि अगली सूचना तक दफ्तर बंद रहेगा। इसके साथ ही बताया गया है कि ब्रिटिश काउंसिल का एक गार्ड हमले में घायल हुआ है। इसके अलावा रूस के हमले में यूरोपियन यूनियन डेलीगेशन सेंटर की इमारत भी क्षतिग्रस्त हुई है। यूरोपियन यूनियन की ओर से जानकारी दी गई है कि डेलीगेशन का स्टाफ सुरक्षित है। 29 अगस्त को कीव में शोक घोषित किया गया है। मरने वालों की याद में यूक्रेन का झंडा आधा झुका दिया गया है। कीव पर हमलों के बाद राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस युद्ध जारी रखना चाहता है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन इसीलिए सुरक्षा गारंटी चाहता है क्योंकि बिना उसके युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं है। अगले हफ्ते सुरक्षा गारंटी के नियम और शर्तें फाइनल हो सकती हैं। तुर्की के राष्ट्रपति से इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। यूक्रेन और यूरोप के नेता कह रहे हैं कि ट्रंप पुतिन को समझाने में गलती कर बैठे। ये बात 6 अगस्त को विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात के बाद ही सामने आ गई थी। 6 अगस्त को पुतिन ने अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ के सामने जमीन अदला बदली का प्रस्ताव रखा था। विटकॉफ ने ट्रंप को बताया कि डोनेस्क और लुहांस्क के बदले रूस खेरसोन और ज़ेपोरिजिया के जीते हुए इलाके छोड़ देगा। 14 अगस्त को अलास्का की समिट में पुतिन ने इससे इनकार कर दिया। पुतिन ने कहा था कि विटकॉफ को उनका प्रस्ताव समझ नहीं आया। पुतिन ने कहा था लैंड स्वैप डील का मतलब है यूक्रेन को सभी इलाके छोड़ने होंगे। कीव पर हमलों के बाद यूरोप के नेता दोहरा रहे हैं कि पुतिन और रूस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कीव पर हमलों के साथ साथ रूस ने नाटो के खिलाफ भी युद्ध की तैयारी शुरू कर दी है। तो 28 अगस्त को रूस का एक टोही विमान एस्टोनिया के करीब ट्रेस किया गया। एस्टोनिया के बेस से उड़े इटली के F-35 से इसका आमना सामना हुआ। इटली के जेट आते देखकर रूस का टोही विमान लौट गया। नेटो ने कहा है कि 12 दिन में तीसरी बार रूसी और नेटो वायुसेना का आमना सामना हुआ है। इससे पहले 27 अगस्त को भी बाल्टिक सागर पर जर्मनी के यूरो फाइटर टाइफून से
रूसी टोही विमान का टकराव हुआ था। रूस इस वक्त बाल्टिक तट पर बसे देशों में जासूसी मिशन चला रहा है। इसका मकसद नेटो की सैन्य तैनाती जानना है ताकि वक्त आने पर रूस आसानी से हमले कर सके। यूक्रेन के खिलाफ भीषण हमले, नाटो के खिलाफ बड़ा जासूसी मिशन और ट्रंप के खिलाफ यूरोप में बन रहा माहौल, ये तीन ऐसे फैक्टर हैं जिससे अमेरिका भी दबाव में है। अब ट्रंप पर दबाव यह है कि वो रूस के खिलाफ कड़ा और बड़ा एक्शन ले। इस दबाव को घटाने के लिए ट्रंप ने अब यूक्रेन को नई मिसाइलें बेचने का फैसला लिया है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइलें दी जाएंगी। एक्सटेंडेड रेंज की 3,350 मिसाइलें यूक्रेन को दी जाएंगी। 7,276 करोड़ रुपए के इस सौदे को मंजूरी दे दी गई है। इन एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइलों की रेंज 1,000 किलोमीटर से ज्यादा बताई गई है। यानी कीव विनाश के बाद रूस के शहरों पर मिसाइल अटैक को हरी झंडी दे दी गई है। लेकिन रूस के शहरों पर अमेरिकी मिसाइलों से हमले हुए तो पूरा यूरोप रूस के टारगेट पर आ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। समंदर में रूस यूक्रेन के बीच सबसे विध्वंसक जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग का केंद्र काला सागर और अज़ोव सी है, जहां दोनों ही देश एक दूसरे के जहाजों पर हमले कर रहे हैं। दरअसल ज़ेलेंस्की की ड्रोन ब्रिगेड ने रूस के युद्धपोत पर हमला किया था, जिसके बाद आग बबूला रूसी राष्ट्रपति ने काला सागर में मौजूद यूक्रेनी शिप को तबाह करने का आदेश जारी कर दिया। रूसी नेवी ने यूक्रेन के सबसे बड़े जासूसी शिप को समंदर में डुबा दिया है, लेकिन यह हमला आने वाली तबाही की महज शुरुआत है। माना जा रहा है, दावा है कि आने वाले दिनों में काला सागर में भीषण जंग भड़क सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में समंदर की जंग का सबसे विध्वंसक अध्याय शुरू हो चुका है। ऐसा अध्याय जिसमें ब्लैक सी से लेकर अज़ोव सागर पर भीषण बारूद बरस रहा है। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के जहाजों को टारगेट कर रहे हैं। पहला वीडियो अज़ोव सी का है, जहां यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत पर एरियल ड्रोन से हमला किया। हमले में रूसी युद्धपोत को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं दूसरा वीडियो ब्लैक सी का है, जहां रूस ने यूक्रेनी नौसेना के जहाज को तबाह कर दिया। रूस ने यह हमला नेवल ड्रोन से किया। हमला इतना जबरदस्त था कि यूक्रेनी जहाज कुछ ही देर में समंदर की गहराइयों में डूब गए। हमले का यह वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय के हवाले से आरटी ने जारी किया है। वीडियो में यूक्रेन का शिप नजर आ रहा है, वहीं पूर्वी दिशा से एक नेवल ड्रोन बेहद तेजी से शिप की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही सेकंड में ड्रोन शिप से टकराता है, जिसके बाद जबरदस्त धमाका होता है। यह धमाका इतना जबरदस्त था कि कई फीट ऊंचा आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। रूस ने जिस नेवल शिप को तबाह किया वो यूक्रेन का सिम्फेरोपोल शिप था, जिसे साल 2019 में यूक्रेनी नौसेना में शामिल किया गया था। ये बीते एक दशक में यूक्रेन नौसेना में शामिल सबसे बड़ा जहाज था। इस शिप की लंबाई 180 फीट जबकि रफ्तार 22 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये यूक्रेनी नौसेना का जासूसी शिप था, जो करीब 450 किलोमीटर रेडियस में हर गतिविधि पर नजर रख सकता था। यूक्रेन का यह जासूसी जहाज अपने आप में बेहद खास था, क्योंकि ये न सिर्फ दुश्मन की गतिविधि पर नजर रख सकता था, बल्कि इसमें छोटे जहाजों और बोट्स को तबाह करने की काबिलियत थी। इस शिप पर एक आर्टिलरी सिस्टम मौजूद था, जिसके जरिए उसकी तरफ बढ़ते छोटे टारगेट्स को तबाह किया जा सकता था। लेकिन ये रूस के नेवल ड्रोन को ट्रैक करने में असफल रहा। तो यूक्रेन का नेवी शिप सिम्फेरोपोल बीते कुछ वक्त से डेन्यूब डेल्टा और काला सागर में गश्त कर रहा था।
जिस वक्त यह हमला हुआ तब सिम्फरोपोल डेन्यूब डेल्टा के मुहाने पर मौजूद था। यह डेल्टा सीधा काला सागर से जुड़ा है। यहीं से यूक्रेनी शिप करीब 300 किलोमीटर के इलाके पर नजर रखता था, जिसमें न सिर्फ यूक्रेन का ओडेसा पोर्ट शामिल है, बल्कि क्रीमिया में मौजूद सेवास्तोपोल पोर्ट पर भी यूक्रेन की नजर रहती थी। इसके अलावा यह शिप काला सागर में रूसी नेवी की हर गतिविधि की भी निगरानी करता था। दावा है कि रूस ने क्रीमिया से अपने नेवल ड्रोन को लॉन्च किया, जो करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर यूक्रेनी शिप के पास पहुंचा। रूस का यह ड्रोन शिप के रडार के पकड़ से बाहर था, जिसका नतीजा यह हुआ कि रूसी नेवल ड्रोन ने यूक्रेनी शिप को तबाह कर दिया और वो समंदर में डूब गया। रूस के इस हमले को अजोव सागर में किए गए यूक्रेनी अटैक का जवाब माना जा रहा है। जिसमें यूक्रेन ने रूस के युद्धपोत को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। दरअसल 28 अगस्त को समंदर में 2 बड़े हमले किए गए। पहला हमला यूक्रेन ने अजोव सागर में किया। इस हमले में यूक्रेन ने रूसी युद्धपोत को टारगेट किया, जिसके जवाब में रूस ने ब्लैक सी में ऑपरेशन चलाया और यूक्रेन का सबसे बड़ा जासूसी शिप तबाह कर दी। अजोव सागर में रूसी युद्धपोत पर हमले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें समंदर में एक रूसी युद्धपोत नजर आ रहा है। यूक्रेनी ड्रोन इस युद्धपोत के ऊपरी हिस्से से जाकर टकराता है। यूक्रेन ने जिस युद्धपोत पर हमला किया वो रूस का बोयान क्लास कॉर्वेट। हमले के वक्त यह अजोव सागर में क्रीमिया के पास मौजूद था। इस पर रूस की घातक कैलिबर मिसाइलें लोड थी। हमले में युद्धपोत के रडार को काफी नुकसान पहुंचा। इसे मरम्मत के लिए डॉक में वापस भेजा गया। दावा है कि इस ऑपरेशन को यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR ने अंजाम दी। हमले के लिए यूक्रेन ने किस ड्रोन का इस्तेमाल किया, यह अभी तक साफ नहीं। लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो यह हमला यूक्रेन के रुबाका या UJ-26 बॉम्बर ड्रोन से किया गया। ड्रोन ने रूसी युद्धपोत पर अटैक के लिए करीब 350 किलोमीटर दूर से उड़ान भरी थी। ऐसा पहली बार है जब यूक्रेन ने रूस के किसी कॉर्वेट युद्धपोत पर हमला किया। हालांकि इससे पहले यूक्रेन रूसी नेवी डिस्ट्रॉयर और सबमरीन पर कई बार बड़े हमले कर चुका है। चौदह अप्रैल 2022 को यूक्रेन ने रूस के मॉस्कोवा युद्धपोत को तबाह कर दिया था। इस पर यूक्रेन ने 2 नेपच्यून मिसाइलों से हमला किया था। 29 अक्टूबर 2022 को यूक्रेन ने एडमिरल माकारोव पर एरियल ड्रोन और समुद्री ड्रोन से ज्वाइंट स्ट्राइक की थी, जिसमें माकारोव को काफी नुकसान पहुंचा था। 13 सितंबर 2023 को यूक्रेन ने रूस की रोस्टोव ऑन डॉन सबमरीन पर हमला किया। हमले के बाद सबमरीन को जबरदस्त नुकसान पहुंचा था। 2022 में रूस यूक्रेन के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही ब्लैक सी में भी दोनों देशों ने एक दूसरे के जहाजों को टारगेट करना शुरू कर दिया था, जिसके बाद तुर्की ने कई बार दोनों देशों के बीच समझौता करवाने की कोशिश की। कभी समझौता कुछ महीनों में ही टूट गए, तो कभी समझौते का मसौदा बातचीत की टेबल तक पहुंच ही नहीं सका। लेकिन फरवरी 2025 में ट्रंप के आने के बाद तुर्की ने अमेरिका और सऊदी अरब की मदद से ब्लैक सी में हमले रोकने की कोशिशें शुरू की थी, जिसके बाद कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन समंदर का यह इलाका शांत हो गया था। मगर बीते 24 घंटों में हुए हमलों से साफ है, ब्लैक सी से लेकर अजोव सागर तक फिर एक बार बारूदी अग्नि भड़क चुकी और आने वाले वक्त में इसका अंजाम बेहद भयानक होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। तो यूरोप में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। रूस के यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमलों से नेटो देशों में खौफ है। अगर इसी तरह हमले जारी रहे तो यूक्रेन पूरी तरह तबाह हो जाएगा।
उसके बाद पुतिन दूसरे देशों पर भी हमले कर सकते हैं, साथ ही यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकते हैं। अब नेटो के पास सिर्फ एक ही विकल्प है, या तो रूस से टकराने के लिए फ्रंट लाइन पर आए या फिर पुतिन की शर्तों पर यूक्रेन से युद्ध विराम कराए। पुतिन के प्लान में यूरोपीय देश पूरी तरह फंस चुके हैं। शांति वार्ता नहीं, अब बारूदी सुनामी आई। युद्ध विराम नहीं, अब एटमी संग्राम हो। पुतिन का विध्वंसकारी ऐलान है, जब तक डोनबास विलय नहीं तब तक युद्ध विराम को मंजूरी नहीं। और अब यूरोप में 3 समीकरण बन रहे हैं। पहला विकल्प है कि यूक्रेन का संपूर्ण खात्मा, दूसरा विकल्प है रूस नाटो में टकराव, तीसरा विकल्प है फिर से शांति वार्ता की कोशिश। पहले दूसरे विकल्प की संभावना ज्यादा है, जबकि तीसरे विकल्प की उम्मीद ना के बराबर है। जाहिर है अब यूरोप में तीसरे विश्व युद्ध के आसार बन रहे हैं। अगर यूक्रेन के अस्तित्व को मिटाने के लिए पुतिन आगे बढ़ेंगे तो उन्हें यूरोपीय देशों से टकराना होगा, जिसके लिए नाटो और रूस तैयार है। ऐसी आशंका है आज रात रूस कीव पर बहुत बड़ा हमला कर सकता है, जिससे ज़ेलेंस्की आत्मसमर्पण को मजबूर हो जाए या फिर देश छोड़कर भाग जाए। दरअसल पुतिन इस हमले के जरिए यूरोपीय देशों में खौफ पैदा करना चाहते हैं, खास तौर से वो छोटे देश जो रूस के पास पड़ते हैं और पुतिन के टारगेट पर हैं। अगर ज़ेलेंस्की ने सरेंडर कर दिया तो बाल्टिक सागर के पास पड़ने वाले छोटे देश खुद भी सरेंडर की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि जब यूक्रेन जैसा बड़ा देश रूस के सामने नहीं टिक पाया तो बाल्टिक देश कैसे मुकाबला कर पाएंगे, फिर चाहे नाटो कितना ही आश्वासन क्यों न दे। हालांकि नाटो रूस से टकराने के लिए तैयार है, उसकी क्या तैयारियां हैं वो समझिए। नए हथियारों का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, बाल्टिक और नॉर्डिक देशों में सैन्य ठिकाने बनाए, रूस के पास लगातार युद्ध अभ्यास किया जा रहा है, यूरोप में एटमी बेस बढ़ाने की तैयारी है। यानी रूस अगर यूक्रेन के बाद दूसरे देशों पर हमले करता है तो उसको बैकफुट पर धकेला जा सकता है। सर्दियों से पहले टारगेट पूरा किया जा सके। जबकि नाटो देश तैयार है, अमेरिका भी बैकडोर से यूक्रेन को हथियार भेज रहा है, यूरोपीय देश पहले से ही बारूद सप्लाई कर रहे हैं। अब युद्ध का विस्तार हुआ तो पूरा यूरोप एपिसेंटर बन सकता है, जिसमें सीधा टकराव रूस और यूरोप के बड़े देशों में हो सकता है, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी पहले नंबर पर है। इनसे टकराने का अर्थ है परमाणु युद्ध का अलार्म बजना। अगर देखा जाए तो यूरोप में जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए अमेरिका जिम्मेदार है। अगर अमेरिका ने यूक्रेन को युद्ध के लिए उकसाया नहीं होता तो हालात इतने विध्वंसक नहीं होते। अब ट्रंप ने भी युद्ध विराम का ख्वाब दिखाकर यू टर्न ले लिया, लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई नहीं बंद की। इस बीच दूसरे यूरोपीय देश भी यूक्रेन की मदद करने में जुटे। इस लिस्ट में पहले नंबर पर ब्रिटेन है,
जिसने अभी तक 71,156 करोड़ की मदद की। दूसरे नंबर पर जर्मनी, जिसने 50,816 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे। तीसरे नंबर पर फ्रांस आता है, जिसकी तरफ से अब तक 38,624 करोड़ की मदद की गई। चौथे स्थान पर पोलैंड का नाम है, जिससे 31,512 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को मिली। नीदरलैंड्स ने भी 20,331 करोड़ की सैन्य मदद यूक्रेन को दी। स्वीडन ने अब तक 13,216 करोड़ के हथियार यूक्रेन को भेजे और डेनमार्क भी 10,166 करोड़ की सैन्य मदद कर चुका है। आखिर यूक्रेन को इतनी सैन्य सहायता क्यों की जा रही है? इसके अलावा यूक्रेन में हथियारों का प्रोडक्शन किया जा रहा है। कई देश तो वेपन प्लांट लगा रहे हैं। खुद यूक्रेन 300 किलोमीटर की रेंज वाली फ्लेमिंगो मिसाइल बना रहा है। अभी अक्टूबर तक 1000 मिसाइलें बनाने का लक्ष्य है। यूक्रेन की सैन्य मदद पर पुतिन का पारा बढ़ गया। पुतिन ने नाटो देशों पर हमले की धमकी दी। यूरोप में टारगेट फिक्स हो चुके हैं। अब नाटो पर ओरेशनिक प्रहार करने की बारी। इसके लिए रूस का पहला टारगेट वॉर्सो है, जहां 11 मिनट में मॉस्को से हमला किया जा सकता है। मॉस्को से वॉर्सो की दूरी 1170 किलोमीटर है। दूसरा टारगेट जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जिसकी मॉस्को से दूरी 1505 किलोमीटर, जहां 15 मिनट में मिसाइलें पहुंच सकती है। तीसरे नंबर पर बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स, जहां नाटो का हेडक्वार्टर भी है। महज 16 मिनट में 2236 किलोमीटर दूर लोकेशन पर हमला किया जा सकता है। इसी तरह पेरिस में भी ओरेशनिक तबाही मचा सकती है। पेरिस की मॉस्को से दूरी 2480 किलोमीटर है, जबकि मॉस्को से लंदन की दूरी 2500 किलोमीटर है, जहां पर सिर्फ 18 मिनट में हमला किया जा सकता है। यूरोप में हालात तेजी से बदल रहे हैं। पुतिन ने ढाई चाल चली। एक तरफ नाटो देशों को धमकाने की तैयारी है, दूसरी तरफ यूक्रेन पर हमले करके डोनबास पर संपूर्ण कब्जे का लक्ष्य है, जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क दोनों शामिल हैं। हालांकि ये सिर्फ यूक्रेन की समाप्ति का पहला चरण है। इससे आगे यूक्रेन के दूसरे इलाकों पर भी रूस कब्जा करेगा। एक बार यूक्रेन का लक्ष्य प्राप्त हुआ, तभी पुतिन बाल्टिक और नॉर्डिक देशों की तरफ बढ़ेंगे। इसको लेकर यूरोपीय देशों में हड़कंप मच गया, इसलिए पुतिन को यूक्रेन में ही रोकने की तैयारी की जा रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप ने यही नारा दिया था, लेकिन माना जा रहा है कि ट्रंप के फैसलों ने अमेरिका की सालों पुरानी विदेश नीति पर पानी फेर दिया है, जिससे दुनिया भर में अमेरिका की साख गिरती जा रही है। हालात ऐसे कि ट्रंप वैश्विक मंच पर अकेले खड़े नजर आते हैं। खुद अमेरिका में भी उनके फैसलों की आलोचना हो रही है। सवाल है कि क्या ट्रंप की नीतियां यूएस युग का अंत साबित होंगी? इस रिपोर्ट में देखिए। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता में मिस्टर पीस मेकर बनकर आए थे। दावा था दुनिया में शांति लाने का, युद्ध खत्म करने का। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने बीते 6 महीने में जो फैसले लिए, उसने अमेरिका को ही मुसीबत में डाल दिया है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति एक छोर पर अकेले खड़े नजर आते हैं, जबकि दूसरी तरफ दुनिया के ताकतवर मुल्क उनके खिलाफ लामबंद हो रहे हैं, जो भविष्य में अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने सीज फायर के इरादे से राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की थी। युद्ध विराम को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक जो भी फैसले लिए, उन्हें दुनिया एक गलती के तौर पर देख रही है, और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण उनके शांति दूत स्टीव विटकॉफ की समझौते को लेकर गलत व्याख्या है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक विटकॉफ ने लैंड स्वैप ऑफर को लेकर यूरोपीय देशों को गलत सूचना दी थी। विटकॉफ ने बताया था कि पुतिन खेरसोन जेपोरीजिया की जमीन छोड़ने के लिए तैयार है। बदले में उन्हें संपूर्ण डोनेस्क और लुहांस्क पर आधिकारिक कब्जा चाहिए। लेकिन कुछ वक्त बाद ही अपने एक सार्वजनिक बयान में विटकॉफ इससे पलट गए। यह ठीक उसी तरह था जैसे डोनाल्ड ट्रंप सत्ता में आने के बाद कई बार अपने फैसले से यू टर्न ले चुके हैं।
मिस्टर पीस मेकर की इस वक्त खुद अमेरिकी मीडिया में आलोचना हो रही है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक तानाशाह की तरह व्यवहार कर रहे हैं। वो अपने सलाहकारों की बात भी नहीं सुन रहे। ट्रंप की सबसे ज्यादा आलोचना भारत पर 50% टैरिफ को लेकर हो रही है। ट्रंप पर अमेरिका की 25 साल की डिप्लोमेसी 7 महीने में तबाह करने के आरोप लग रहे हैं। बाइडेन प्रशासन में अमेरिकी एनएसए जैक सुलिवन ने अपने एक बयान में कहा, हमने चीन के खतरे को कम करने के लिए अपने यूरोपीय और एशियाई सहयोगियों के साथ एक सामूहिक रणनीति तैयार की। हमने इस पर एक लंबा वक्त खर्च किया है, लेकिन अब मैं इन जगहों पर जाता हूं तो वो अमेरिका से खतरे होने और उसे कम करने की बात करते हैं। ये ट्रंप का एक अड़ियल रवैया ही है, जिसकी वजह से उसका सालों पुराना सहयोगी जापान तक उससे दूर होने लगा है। जापान के व्यापार वार्ताकार रयुसेई आकाजावा ने अपनी अमेरिका यात्रा रद्द कर दी है। ये यात्रा आखिरी वक्त में कैंसिल की गई। माना जा रहा है कि इसके जरिए जापान ने साफ कर दिया है कि वो ट्रंप के सामने झुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष। उधर अरब में विध्वंस का सबसे खौफनाक दौर शुरू हो चुका है। एक तरफ इजरायल ने सीरिया और यमन में हमले किए हैं, जिससे भारी तबाही हुई है। यमन में हूती शासन के पीएम और 2 कमांडर मार गिराए। इन हमलों से ईरानी प्रॉक्सी आक्रोशित थे और इजरायल को तबाह करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिन्हें ईरान से हथियार सप्लाई किए जा सकते हैं। यानी एक बार फिर से अरब धधक सकता है। इतना विध्वंस यमन में इससे पहले नहीं हुआ है। इजराइल ने हूती ठिकानों पर टारगेटेड अटैक किया और भारी तबाही मचाई। पिछली बार की गई एयर स्ट्राइक से इस बार के हमले कहीं ज्यादा विध्वंसकारी थे। इन हमलों में यमन को बड़ा नुकसान हुआ है। इजराइल के हमले इतने विध्वंसक थे जिसमें यमन में हूती शासन के प्रधानमंत्री अहमद अल रहावी मारे गए। उनके अलावा हूती के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल अतीफी की भी इस हमले में मौत हो गई। साथ ही चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद अल घमारी भी एयर स्ट्राइक में मारे गए। इनके अलावा हूती के कई कमांडर भी मारे गए। दरअसल इजराइल ने हूती के उस ठिकाने पर हमला किया था जहां कई टॉप कमांडर और हूती लड़ाके इकट्ठा हुए थे। हमले के वक्त एक टॉप कमांडर भाषण दे रहा था, तभी गिरी मिसाइल ने वहां सब कुछ तहस नहस कर दिया। इजराइल ने यह हमला दमिश्क के पास किया था। इसके अलावा अल हुदैदा पोर्ट पर भी बम बरसाए गए। दरअसल इजराइल के हमले बेंजामिन के उस एक्शन प्लान का हिस्सा हैं जिसमें वो हूती का संपूर्ण अंत कर देना चाहते हैं। यही वजह है पिछले 72 घंटे से हमले किए जा रहे हैं, जबकि इससे पहले हूती ने भी इजराइल को दहलाया था। बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमले किए थे, साथ ही कई पोर्ट सिटी को भी निशाना बनाया। इसके जवाब में इजराइल ने हूती के घर में घुसकर वार किया, जिसमें हूती के प्राइम मिनिस्टर और कमांडर इन चीफ भी मारे गए। हूती ने बड़े हमले की धमकी दी। साथ ही ईरान ने दूसरे प्रॉक्सी गुटों को भी फरमान जारी कर दिया है कि इजराइल का संपूर्ण खात्मा ही एकमात्र लक्ष्य है। इजराइल पर 3 फ्रंट से हमले किए जा रहे हैं। पहले फ्रंट से हमास के लड़ाके आईडीएफ सैनिकों पर हमले कर रहे हैं। दूसरे फ्रंट पर हिजबुल्लाह लड़ाके फिर से सक्रिय हो गए। इस बार गोलन हाइट्स पर इजरायली पोस्ट पर हमले किए। जबकि तीसरे फ्रंट पर हूती आक्रामक है। हूती ने गाजा में मचाए जा रहे विध्वंस का बदला लेने के लिए इजराइल के पोर्ट सिटी को निशाना बनाया।
इससे बौखलाए इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, जिसमें यमन में हूती ठिकानों को बड़ा नुकसान हुआ। कई टॉप कमांडर्स मारे। तो चीन में शी जिनपिंग का रेड कारपेट बिछ गया है। जिनपिंग की अगुवाई में ट्रंप के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है। पहले एससीओ समिट और फिर चीन का विक्ट्री डे परेड। इन दो आयोजनों के जरिए चीन ट्रंप के टैरिफ को खुली चुनौती देने जा रहा है। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक मंच पर साथ होंगे। सवाल यही है कि यह अमेरिका के लिए क्या कोई संदेश होगा? ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा पावर शो होने जा रहा है। इस पावर शो का आयोजन शी जिनपिंग चीन में कर रहे हैं। इस शो में जिनपिंग के अलावा रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन शामिल होने जा रहे हैं। यही वजह है कि जिनपिंग के इस पावर शो को अमेरिका के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन माना जा रहा है। 31 अगस्त 2025 इस दिन चीन के तियानजिन में संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की 25वीं समिट होने जा रही है। इसमें एससीओ के सभी 10 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल हो रहे हैं। समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी नजर आएंगे। यह समिट 1 सितंबर तक चलेगी, यानी 2 दिनों तक एससीओ शक्ति प्रदर्शन करेगा। समिट के इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति पुतिन से अलग अलग मुलाकात कर ट्रंप के टैरिफ की काट निकालेंगे। इस समिट के बाद मोदी तो भारत लौट आएंगे, लेकिन जिनपिंग का शक्ति प्रदर्शन जारी रहेगा। 3 सितंबर 2025 इस दिन चीन जापान पर विजय का जश्न मनाएगा। विजय दिवस के मौके पर बीजिंग में चीनी सेना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य परेड करेगी। इस परेड में पुतिन, किम जोंग, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान के अलावा 26 देशों के राष्ट्र प्रमुख शामिल होंगे। पहले एससीओ समिट और फिर विक्ट्री परेड के जरिए जिनपिंग, पुतिन और किम ट्रंप को साफ संदेश देना चाहते हैं कि वो ट्रंप के टैरिफ से डरेंगे नहीं, बल्कि पूरी मजबूती के साथ इससे लड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट,